नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट की, गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले पर राहुल के पलटवार की, देखेंगे झारखंड की सियासत में बड़े उलटफेर को, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बड़े दांव को, जानेंगे हाथरस हादसे में क्यों विपक्ष के निशाने पर आई योगी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की 2 याचिकाएं, जमानत की मांग के साथ हफ्ते में 4 बार वकीलों के साथ मीटिंग करने की मांगी इजाजत। 5 जुलाई को होगी सुनवाई। जीका वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। महाराष्ट्र के पुणे में 11 दिनों में जीका वायरस के 6 मामले आए सामने। कुलविंदर कौर का बेंगलुरु के लिए हुआ ट्रांसफर, जल्दी समाप्त हो सकता है सस्पेंशन। कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को मारा था थप्पड़। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, 545 अंकों के उछाल के साथ 79,986 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 162 अंकों के उछाल के साथ 24,286 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में सियासी पारा हाई है। बुधवार को राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया, लेकिन लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध हुआ। सदन के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साझा बयान जारी कर मोदी सरकार पर करारा वार भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने भाषण दिया। पीएम के 2.5 घंटे के भाषण में विपक्ष लगातार उन पर हावी रहा। यही तस्वीर बुधवार को राज्यसभा में भी देखने को मिली। पीएम मोदी ने राज्यसभा में भाषण देना शुरू किया तो इससे पहले कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की मांग की गई, जिसे राज्यसभा के सभापति ने नहीं माना, जिससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर नारे लगाए। जब मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो विपक्ष ने एलओपी को बोलने दो, मणिपुर, संविधान, नीट जैसे तमाम मुद्दों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बाद में पूरे विपक्ष ने पीएम के भाषण का बहिष्कार करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बावजूद पीएम ने अपना भाषण जारी रखा। वॉकआउट के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साझा बयान जारी किया। उन्होंने वॉकआउट की वजह बताते हुए पीएम के भाषण का विरोध जताया। खड़गे ने कहा कि पीएम संविधान को लेकर झूठ बोल रहे थे। मेरा सिर्फ इतना ही पूछना था कि संविधान विरोधी कौन है? बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी हैं। संविधान निर्माण के वक्त संघ ने इसका विरोध किया था, इसलिए हमने सदन से इसके विरोध में वॉकआउट करना बेहतर समझा। देखा जाए तो पीएम दोनों ही सदनों के भाषणों में अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए नीट, अग्निवीर, हाथरस जैसे तमाम अहम मुद्दे उनके भाषण से नदारद रहे। इससे ऐसा लगता है कि पीएम विपक्ष के विरोध के बावजूद इन तमाम मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेताओं ने पीएम के भाषण के दौरान कई मुद्दों पर जमकर नारेबाजी की। पीएम बमुश्किल बोल पाए, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ की, जिसे लेकर एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के बाहर जुटे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और ऑफिस का घेराव करने के नाम पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यालय पर पथराव किया, बाहर लगे होर्डिंग बैनरों को नुकसान पहुंचाया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान से नाराज थे। कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ दिख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। राहुल ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन गुजरात जीतेगा। अब उनके टारगेट पर गुजरात आ गया है। राहुल के बयान से बीजेपी नेताओं के होश उड़ गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी को घेरते हुए राहुल ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन गुजरात में जीतने वाला है। तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया के बड़े दांव से बीजेपी चौंक गई है। रांची में इंडिया के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राज्य सरकार को लेकर अहम फैसला किया गया, जिसके बाद राज्य में बड़े उलटफेर की चर्चाएं तेज हैं।
तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम बनेंगे। सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। इससे पहले रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हेमंत को सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी बैठक में सबसे पहले सीएम चंपई सोरेन ने सीएम पद से अपने इस्तीफे की पेशकश भी की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बाद में चंपई सोरेन ने ही बैठक में हेमंत सोरेन को झारखंड का अगला सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के रांची में नहीं होने के चलते हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का दावा पेश करने में कुछ इंतजार करना पड़ा। राज्यपाल 7 बजे रांची लौटे। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिले। पहले चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने अपने समर्थन में विधायकों की सूची भी राज्यपाल को सौंपी। अब राज्यपाल हेमंत सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ 1 दर्जन मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल अधिकांश लोगों को एक बार फिर से मौका दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं चंपई सोरेन को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। आज इंडिया गठबंधन की बैठक से ये साफ भी हो गया है कि इसी साल के आखिरी में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। यानी बीजेपी जो इस कोशिश में थी कि विधानसभा चुनाव में उसका सामना हेमंत सोरेन से ना हो, उसकी ये कोशिश फेल हो गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। राज्य में विधान परिषद के चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दावे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो क्या है उद्धव का दावा, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में इस बार बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। वोटों का गणित उसके साथ है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खेल इस बार उस पर भारी दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन महायुति के कई विधायक महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट देने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के चलते एमवीए की तरफ से एक उम्मीदवार अतिरिक्त उतार दिया गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है और विधायकों की संख्या के हिसाब से एमवीए को 2 और महायुति को 9 सीट मिलनी थी, लेकिन एमवीए ने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे बीजेपी गठबंधन का खेल खराब होना तय माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे के अपने करीबी मिलिंद नार्वेकर ने महायुति के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, हमारे वोट फिक्स हैं। अभी हम अपने समीकरण को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। हम कैसे जीत दर्ज करेंगे अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ संख्या बल की है जो हमारे पास है। ठाकरे ने साफ कर दिया है कि 2022 में जैसा बीजेपी ने एमवीए के साथ किया था, वैसा ही इस बार एमवीए बीजेपी के साथ करेगा। दरअसल 2022 में जब एमएलसी चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिया था। बाद में क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जिता भी लिया, जबकि एमवीए का एक उम्मीदवार चुनाव हार गया था। और इस बार ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हम 2 साल पुराना बदला लेंगे। अब दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जिस तरह से 2 साल पहले बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा था, वैसा ही इस बार बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ खेल करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं बिहार में एनडीए सरकार के साथ एक और खेला हो गया है। प्रदेश में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 पुल गिर चुके हैं। एक के बाद एक पुल गिरने से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो अब कहां गिरा पुल, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में धड़ धड़ पुल गिर रहे हैं। रोज किसी न किसी पुल के गिरने की खबर सामने आ रही है। सिर्फ 13 दिन में 7 पुल गिर चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार पुल गिरने की घटना पर जांच के आदेश दे रहे थे, तो दूसरी तरफ पुल गिरने की खबरें आ रही थी। पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक 2 पुल गिर गए। सबसे पहले बुधवार सुबह 5 बजे के करीब सीवान में गंडकी नदी पर बना पुल ढह गया। पुल का एक पिलर नदी में धंस गया, जिस कारण से ये पुल गिरकर टूट गया और मलबा नदी में समा गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि बारिश के चलते गंडकी नदी अपने उफान पर है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया। रखरखाव नहीं होने के चलते पुल की हालत पहले से ही जर्जर थी। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जिस कारण से पानी के तेज बहाव को ये सह नहीं पाया। 22 जून को ग्रामीणों ने पुल की खराब हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद पुल की मरम्मत का काम भी शुरू हुआ, लेकिन मरम्मत होने से पहले ही पुल ढह गया। वहीं इस घटना के कुछ ही समय बाद खबर आई कि पुल छपरा में भी गिरा है।
इस घटना के बाद पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने के बने कई पुल अभी भी सही सलामत खड़े हैं, लेकिन नए पुल लगातार गिर रहे हैं। जहां लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार मुश्किल में नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आई है। कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है ये 14 साल पुराना मामला और क्या है कोर्ट का फैसला? देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। ये मामला 14 साल पुराना है। दोनों नेताओं पर आरोप है कि 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो वोटिंग बूथ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी गाड़ी से गए। इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। मामले में दोनों के खिलाफ पटना हवाई अड्डा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। केस में निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 188 और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 131 में मामला दर्ज कर समन भेजा था, लेकिन बाद में एचसी ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लालू व राबड़ी देवी को बड़ी राहत देते हुए एफआईआर रद्द कर दी है। लालू के वकील का दावा था कि दर्ज एफआईआर में लगाई गई धाराएं गलत हैं, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और कोर्ट ने उनके हक में अपना फैसला सुनाया। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के इस फैसले को लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लालू यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, तो वहीं योगी सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। हाथरस में घटी घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में जान जाने वालों की संख्या 122 से भी ज्यादा हो चुकी है, तो वहीं अब मामले में जांच की भी मांग सामने आ रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घायलों से मुलाकात की और घटना को साजिश करार दिया। मामले में प्रशासन की पहली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि सीएम योगी ने मामले में एसआईटी गठित कर जांच करने की बात कही है, लेकिन इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके हादसे की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो वहीं एसआईटी जांच की मांग के साथ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। दावे किए जा रहे हैं कि इस सत्संग में करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, जबकि इतनी भीड़ के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी। आयोजकों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, तो निशाने पर योगी सरकार भी है। सपा प्रमुख व सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी के हाथरस जाने से लोगों की जान वापस नहीं आ जाएगी। लोगों की जान जाने के लिए यूपी की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं, लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी, उसका जिम्मेदार कौन है? लीपापोती करने की बजाय सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे, मगर जवाबदेही तय होती नहीं है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंधभक्ति के लिए सत्संग जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कानून बनाने की मांग की है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर नाकाम हुई एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी T20 2024 जीतने वाली टीम इंडिया से मुलाकात करेंगे। उनको ये सीखना चाहिए कि मैदान पर किस तरह से हारी हुई बाजी को जीता जाता है, वो मैनेज नहीं की जाती। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।